हेलो बच्चों, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व बताया था और उसका यूज़ कहाँ होता है उसको भी मैंने आपको बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे कि न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है, यानी जो न्यूक्लियस होता है आपका, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो भी अपने एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। ठीक है, तो पाउली ने साइंटिस्ट नेम है आपका, आपको लोग जानते ही होंगे। अकॉर्डिंग टू पाउली, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, स्पिन करता है। एंड पजेजेज अ न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, और ये पजेज क्या करता है, एक न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम को पजेज करता है। क्योंकि कोई भी आपका बॉडी क्या करती है, अगर स्पिन करती है, ठीक है, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम आता है। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन, आपको मालूम है कि न्यूक्लियस कंटेन करता है किसको किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक है, और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्या करते हैं, आपके अलग अलग स्पिन करते हैं, जिनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम आप सेकेंड ईयर में पढ़े थे। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर एस से दिखाया जाता है। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को एस से दिखाया जाता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर यल से दिखाया जाता है। ठीक है, ये आपका इतना होता है। तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा आपका, मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, वेक्टर यल प्लस ऑफ वेक्टर यस होता है। ठीक है, प्लस भी लिया जाता है आपका, माइनस भी लिया जाता है आपका, क्योंकि अगर दोनों क्लॉकवाइज अगर मिल रहे हैं, क्लॉकवाइज अगर दोनों मिलते हैं, मतलब दोनों का स्पिन अगर आपका क्लॉकवाइज है तो प्लस लिया जाएगा, अगर दोनों का एंटी क्लॉक है तो क्या होगा, आपका माइनस लिया जाएगा। ठीक है, दोनों का मतलब क्या, एक अगर क्लॉक है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है तो आप माइनस लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका, क्योंकि आपको मालूम है कि यस की वैल्यू प्लस भी होती है और माइनस भी होती है, प्लस माइनस हाफ, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप क्या समझ रहे हैं कि पाउली ने क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, वो स्पिन करता है अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के अबाउट आपका ये स्पिन करता है। फिर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके पहले आप लोग ये नहीं जानते थे, इसके पहले आप ये जानते थे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है, उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका वो स्पिन भी करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, हमने ये देखा, या पाउली ने ये बताया कि जो आपका न्यूक्लियस होता है वो भी आपका क्या करता है, स्पिन करता है अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के अबाउट। और आपको मालूम है कि न्यूक्लियस रखता क्या अपने अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक है, ये भी आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्या करते हैं, आपके स्पिन करते हैं, जिसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम यस होता है आपका। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सॉरी, यस होता है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, यल होता है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका न्यूक्लियस का, आई इक्वल्स टू वेक्टर यस प्लस माइनस वेक्टर, सॉरी, वेक्टर यल प्लस माइनस वेक्टर यस होगा आपका। ठीक है, तो इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने आपको ये बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है ना, यानी यस की जो हमने आपको बताया था सेकेंड ईयर में, क्वांटम मैकेनिक्स में ये कहा गया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी क्या होती है, स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर जो यस होता है आपका, ठीक है, या एंगुलर क्वांटम नंबर जो होता है, या स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन क्वांटम नंबर जिसको यस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम जिसको हम लोग क्या करते हैं, यल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास यस की वैल्यू, ठीक है, आप पढ़े होंगे जिसको पी, देखो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है आपका, यस, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है आपका, यल है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है स्पिन क्वांटम नंबर का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्या होता है आपका, पी एस से रिप्रेजेंट किया जाता है।
इसकी वैल्यू जो होती है अंडर रूट यस 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 प्लस 1 होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका यच कट, और इसके बाद आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है जिसको हम पीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपका जिसको पीएल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी वैल्यू जो होती है अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच कट होता है। ये सेकेंड ईयर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर इन टर्म्स ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्या होता है पी एस इक्वल्स टू अंडर रूट एस एस प्लस 1 एच कट, और आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है आपका पी एल, जिसकी वैल्यू क्या होती है अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच कट होता है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होगा आपका, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आपका क्या आएगा, पी आई से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो जैसे आई की वैल्यू क्या आपका एल प्लस एस है, तो इसका स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है आपका, आपके पास पी एस है जिसकी वैल्यू अंडर रूट एस एस प्लस 1 एस कट, और पी एल की वैल्यू इतनी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा आपका पी आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ आई आई प्लस 1 एस कट होगा, ठीक है। तो ओवरऑल एक बार फिर से समझें। अकॉर्डिंग टू पाउली, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्पिन अबाउट एन एक्सिस, क्या करता है आपका न्यूक्लियस किसी भी एटम का क्या करता है, स्पिन करता है अबाउट एन एक्सिस, एंड possesses अ न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, क्या पजेस करता है आपका न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम को पजेस करता है। और आपको ये मालूम है न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड दे हैव स्पिन, और वो क्या करते हैं आपके स्पिन करते हैं किसके अबाउट, या स्पिन एंगुलर मोमेंटम यस, और आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यल से। इस वजह से जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम होगा न्यूक्लियस का, वेक्टर आई इक्वल्स टू वेक्टर यल प्लस वेक्टर यस होगा, प्लस भी हो सकता है आपका, माइनस भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने ये देखा था, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है स्पिन क्वांटम नंबर यस की इन टर्म्स ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम पी एस इक्वल्स टू इतनी होती है, ठीक है। और आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है पी एल अंडर रूट एल एल प्लस 1 होता है, और रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या आ जाएगा पी आई इक्वल्स टू आई आई प्लस 1 यस कट होता है। और मैंने आपको बताया कि जहां आई क्या है आपका यल प्लस माइनस वेक्टर यस होता है, ठीक है। तो इतना पहले काम कर लेते हैं। लिखिए न्यूक्लियर स्पिन में लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू पाउली the nucleus of an atom spin about an axis, and possesses a nuclear angular momentum, क्या पजेस करता है न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम को, पजेसेस न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम। और ये न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन के मोशन की वजह से और न्यूट्रॉन के। तो सवाल लिखिए द न्यूक्लियस कंटेन बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन and they have spin angular momentum vector yes, they have spin angular momentum, उसके स्पिन की वजह से जो मोमेंटम आता है उसको हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम and an orbital angular momentum vector L,
लाइन चेंज करिए। द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम of the nucleus is given by the resultant angular momentum of the nucleus is given by vector I equals to vector L plus minus vector S. Resultant angular momentum of the nucleus is given by vector I equals to vector L plus minus vector S. लाइन चेंज करिए। According to quantum mechanics, the numerical value of spin quantum number ब्रैकेट में यस, स्मॉल यस लिखिएगा। स्पिन क्वांटम नंबर मालूम होगा आपको, यस की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस हाफ होती है। इन टर्म्स ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, इन टर्म्स ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम को पी से दिखाया जाता है, वो स्पिन की वजह से मोमेंटम है, तो स्पिन की वजह से मोमेंटम क्या होगा? पी एस हो जाएगा। ठीक है, तो पी एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट यस प्लस 1 यस कट, तो पूरा रूट में रहेगा। यस की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस हाफ होती है। रख करके हम सॉल्व कर लेंगे तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। और यस कट की वैल्यू क्या होती है? एच अपॉन 2 पाई। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख लीजिए, यस की वैल्यू रख लीजिए, दोनों जगह सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, नीचे लिख लीजिए लाइन चेंज करके, वेयर यस इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, लाइन चेंज करिए। सिमिलरली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम PL is equals to अंडर रूट L प्लस 1 एच कट। ठीक है, नीचे लिखो वेयर L इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जहां L क्या है आपका? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से हमको PL मिल गया, PS मिल गया, PL मिल गया। अब PI निकाल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका? PI इक्वल्स टू अंडर रूट आई प्लस 1। आई कहां से निकलेगा? L प्लस माइनस यस करके। ठीक है, तो L प्लस माइनस यस करके जब हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई की वैल्यू ये रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। लिख लीजिए लाइन चेंज करके, देयरफॉर रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस के लिए होता है ये। पहले अलग अलग हम निकालेंगे, स्पिन के लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, फिर आपके पास क्या होगा आपका? न्यूक्लियस के लिए। रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस PI इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई प्लस 1 यस कट। ठीक है, नीचे लिख लीजिएगा वेयर वेक्टर I इक्वल्स टू L प्लस माइनस यस, ये वाला फिर से लिख लीजिएगा नीचे, वेयर वेक्टर I बराबर वेक्टर L प्लस माइनस वेक्टर यस। ठीक है, और सुनिएगा, इसकी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ऑब्जर्व करी गई थी, जिसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी? 9/2 होती है। फिर सुनो मैंने क्या बोला, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि PS न्यूक्लियस का जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, न्यूक्लियस का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपका? 9/2 होती है। लाइन चेंज करके लिख लेंगे, इट इज
experimentally observed that it is experimentally observed that the minimum value of I is 0. The minimum value of I is 0. The minimum value of I is 0 and maximum value is 9/2, and maximum value is 9/2 for the nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस के लिए आई की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 9/2 होती है। ठीक है, अब हेडिंग करते हैं हम लोग, क्योंकि देखो आप समझ गए ये कि जो न्यूक्लियस होता है वो आपका स्पिन करता है, यानी इसमें आपका इसमें भी मोमेंटम होता है। यानी क्या क्या होता है, कौन सा मोमेंटम होता है, पीएस होता है और पीएल होता है। ठीक है, यानी एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, और दोनों का रिजल्टेंट हमको क्या मिलता है, आई मिलता है, जिसको यल प्लस माइनस यस कहा जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब आपको ये पता चल गया ये कि जो न्यूक्लियस है आपका एंगुलर मोमेंटम को रखता है, किसकी वजह से, ड्यू टू न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है ना, जिस तरह से आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, ठीक है, जब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो वो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आपका प्रोड्यूस करता है ये। और मैग्नेटिक मोमेंट आपका जिसको बोर मैग्नेट्रॉन कहते थे, फिर सुनो मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपके 12th क्लास की बुक में है। ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कैसे होता है आपका, कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो उसके वजह से आपका करंट फॉर्म होता है, करंट जनरेट होता है, और उस करंट की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है। आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी लूप जो होता है, ये लूप, ठीक है ना, अगर इसके अंदर हम करंट फ्लो करा देते हैं, जैसे ये वायर है, ठीक है, ये आपका वायर है, और ये वायर अगर करंट कैरी करता है तो ये आपका एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर ये चीज नहीं समझ में आती है तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, ऑफलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा ये, कि कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन, मतलब आप इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ नहीं है, कि अगर आपके पास कोई क्या है, सर्कुलर वायर है, उसमें अगर आप करंट फ्लो करा देते हैं तो याद रखना ये जो सर्कुलर कॉइल है आपका वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इसका मतलब क्या है, इसमें भी 2 पोल आ जाता है। ठीक है, यानी एक पोल आपका नॉर्थ होगा, दूसरा साउथ होगा। आप कहेंगे सर कॉइल में कैसे आपका नॉर्थ साउथ पोल आएगा, एक अपर फेस जो है तुम्हारा, अपर फेस आपका अगर साउथ है तो लोअर फेस जो, मतलब इसके पीछे वाला जो फेस होगा आपका नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो करा देते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ये। ठीक है ना, तो ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे हमारे पास क्या, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये करंट लूप बनाता है। क्या बनाता है, करंट लूप बनाता है, और जब करंट लूप बनाएगा तो क्या करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा तो आपको मालूम है कि वो मैग्नेट की तरफ मतलब बिहेव करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, इसके वजह से जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा, इसी को हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। और इसकी वैल्यू आप निकाले होंगे, बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू जो होती है, या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू बी से, और इसकी वैल्यू होती है आपकी ई एच कैट अपॉन 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। इसी तरह से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, जैसे आपका ई 1.6 इंटू 10⁻19 रख लेंगे, यस कैट की वैल्यू आपके पास 6.64 इंटू 10⁻34 होती है। फिर इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख लेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको बोर मैग्नेट्रॉन मिल जाएगा, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है।
ठीक उसी तरीके से अब आप ये बताइए, ये कौन आपका स्पिन करता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके स्पिन करते हैं, और उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है, तो इसमें भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा। और किसके वजह से केवल आएगा? प्रोटॉन की वजह से आएगा। किसके वजह से आएगा? प्रोटॉन की वजह से। अभी न्यूट्रॉन की वजह से क्यों आएगा, इस चीज को हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले इस चीज को समझेंगे। एक लाइन लिखेंगे, हेडिंग करेंगे आप, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, यानी न्यूक्लियस में मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहां से आता है, इस चीज को समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके बैठेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। हमने क्या बोला? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ना है, किसका? न्यूक्लियस का। ठीक है, अगर ये चीज आपको आती है, ये वाला टॉपिक, तो ये आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपके पास क्या है, एक लूप है, मतलब सर्कुलर कॉयल है, उसमें अगर आप करंट फ्लो कराते हैं तो वो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है तो आप ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का अपना डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। और आपको ये मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से निकल करके साउथ में एंटर करती है ये, यानी ये भी आपका जो लूप है वो आपका एक डायपोल की तरह बिहेव करता है ये। तो ये ऐसा कब हुआ? जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे तब। तो ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो करंट जनरेट करता है, और जब करंट जनरेट करता है तो क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और जब डायरेक्शन होगा तो उसमें एक आपका डायरेक्शन का मतलब किसी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो जिससे निकल करके जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा वो आपका नॉर्थ से किधर जा रहा होगा? साउथ की तरफ जा रहा होगा। तो नॉर्थ और साउथ दो पोल बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है वो एक आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेट करता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू बी बराबर ई एच कट अपॉन 2 के बराबर होती है। ठीक है, इसको डिराइव किया जाता है, 12th क्लास की बुक में आपका है। ठीक है, तो लिखते हैं थोड़ा सा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट लिखिए। सिंस nucleus has an angular momentum, nucleus has an angular momentum, since nucleus has an angular momentum due to, किसके वजह से एंगुलर मोमेंटम रखता है? ड्यू टू इट्स न्यूक्लियर स्पिन, ड्यू टू इट्स न्यूक्लियर स्पिन। फिर समझ लीजिए, सिंस न्यूक्लियस हैज एन एंगुलर मोमेंटम, न्यूक्लियस क्या रखता है? एंगुलर मोमेंटम को, किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स स्पिन। किसकी वजह से? न्यूक्लियस क्या करता है? स्पिन करता है, इसकी वजह से, ड्यू टू इट्स स्पिन, सिमिलर टू किसकी तरह? सिमिलर टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलर टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। जिस तरह से मोशन क्या करता है आपका? आप रिवॉल्व करता है किसके? अराउंड द न्यूक्लियस के। सिमिलर टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, and minimum value of dipole moment, and minimum value of dipole moment, तो न्यूक्लियस की जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है उसी को आपका बोर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट and minimum value of dipole moment is known as Bohr magneton. बोर मैग्नेटॉन और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चाहे इसको बोर मैग्नेटॉन कहें चाहे क्या कहें, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट is known as Bohr magneton or magnetic dipole moment, which is given by
विच इज गिवन बाई, लिखेंगे इसको म्यू बी इज इक्वल्स टू ई एच कट अपॉन 2 ME। इसके बाद वैल्यू रख लेंगे। म्यू बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई का मतलब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू एच कट का मतलब एच अपॉन 2 पाई। पहले प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे फिर 2 पाई का सॉल्व करेंगे तो ये आता है 6.64 इंटू 10 पावर माइनस 34। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास क्या है, अच्छा यस की वैल्यू है, ये यस की वैल्यू रखे हम लोग। फिर इसके बाद 2 पाई आएगा, एच अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई का मतलब ये क्या हो जाएगा 4, और पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14। फिर से समझ जाइए, ई की वैल्यू हो गई, ये एच कट क्या होता है एच अपॉन 2 पाई, तो ये एच की वैल्यू रख दिया मैंने। ठीक है, फिर इसके बाद 2 पाई का मतलब ये 4 पाई हो जाएगा, तो 4 हो गया, पाई हो गया। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 34। ठीक है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 9.21 इंटू 10 पावर माइनस 24। ये म्यू बी इज इक्वल्स टू 9.21 इंटू 10 पावर माइनस 24 जूल पर टेस्ला। इसकी जो यूनिट होती है जूल पर टेस्ला होती है। फिर चेक कर ले रहे हैं भैया इसको। और 9.21 इंटू 10 पावर माइनस 24। ठीक है, जूल पर टेस्ला। कंप्लीट कर लीजिए इसको। तो ये क्या है आपके पास, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है या बोर मैग्नेटॉन है। और ठीक इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट नीचे लिखे, इन द सेम वे the nuclear magnetic moment is expressed in terms of nuclear magnetic या न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। जैसे बोर मैग्नेटॉन होता है उसी तरह से आपका न्यूक्लियर मैग्नेटॉन होता है। फिर सुन लीजिए, इन द सेम वे द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आया, क्योंकि मैंने कहा कि न्यूक्लियस क्या करता है आपका, अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, घूमता है, इस वजह से उसमें आपका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। The nuclear magnetic moment is expressed in terms of nuclear magneton, which is given by mu n। ठीक है, mu n। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ई एच कट, उसमें कोई अंतर नहीं, अपॉन क्या होता है आपका, वहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते थे। ठीक है, वहां क्या रखते थे 2, फिर इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते थे, यहां मास ऑफ प्रोटॉन रखेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका, प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू एन इज इक्वल्स टू, ई का मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, इंटू एच कट 6.64 इंटू 10 पावर माइनस 34 टोटल अपॉन 4 पाई। ठीक है, 4 पाई का मतलब 4 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10 पावर
-27 होता है। ठीक है, इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपके पास म्यू एन की वैल्यू 5.02 इंटू 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला। चेक कर ले रहे हैं भैया इसको। -27 जूल पर टेस्ला। कंप्लीट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस की आपके पास क्या है मतलब कि आपका न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन आपका है ये। ठीक है, या न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट कहें आप, जिस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन के घूमने से आपके पास क्या आता था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता था जिसको बोर मैग्नेट्रॉन कहते थे। यहाँ पे आपका क्या है, न्यूक्लियर के स्पिन की वजह से आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। ठीक है, वहां बोर मैग्नेट्रॉन होता था, यहाँ क्या है आपका न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन होगा, जिसकी वैल्यू आपके पास इतनी आएगी। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये आपका न्यूक्लियर का आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। ठीक है, या न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन है, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है और आपका न्यूट्रॉन भी होता है। तो अब अगर हम म्यू पी निकालें, ये न्यूक्लियस का है, अगर हम म्यू पी की वैल्यू निकालें और म्यू एन की वैल्यू निकालें, ठीक है, म्यू पी की वैल्यू और म्यू एन की वैल्यू निकालें तो क्या आता है, ये म्यू पी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया है 2.79 म्यू एन, जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। ठीक है, इसमें जब इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू पी आएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद म्यू एन की वैल्यू जो आती है आपके पास -1.91 म्यू एन के बराबर आता है। ठीक है, फिर से समझो मैंने क्या बोला। म्यू एन क्या है, न्यूक्लियस का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है या न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन है। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन दोनों बात एक ही होती है। ठीक है, ये इतनी आती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्पिन करते हैं, उसके वजह से आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, आप कहेंगे सर कि प्रोटॉन की वजह से तो ठीक है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ सकता है, लेकिन ये आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज ही नहीं होता है, तो यहां पे कैसे आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है? क्योंकि ये क्या करता है, देखो ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कि जो आपके पास न्यूट्रॉन होता है ये अपने अंदर से एक पार्टिकल को इमिट करता है जिसको पाई मेसॉन कहते हैं। ठीक है, फिर सुनो मैंने क्या बोला, अभी हम लोग इमिशन ऑफ पाई मेसॉन पढ़ेंगे। तो हमने क्या बोला अभी कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, और वो जब स्पिन करता है या आपका रोटेट करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इज इक्वल्स टू 2.79 म्यू एन। मतलब कि आपका न्यूक्लियस के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में 2.79 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोटॉन का मिलेगा। ठीक है, किसका मिलेगा, प्रोटॉन का। फिर इसके बाद इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो आप कहेंगे सर इसमें कैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। हम आपको बताते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पाई मेसॉन को इमिट करता है। तो पाई मेसॉन में आपका प्लस भी होता है माइनस भी होता है आपका। तो पाई मेसॉन आपका जब इमिट करेगा, मतलब निकालेगा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन, सॉरी जो आपके पास न्यूट्रॉन है, ये आपका न्यूट्रॉन का सिंबल होता है। तो न्यूट्रॉन अगर पाई मेसॉन को अगर इमिट करेगा तो ये पाई मेसॉन को इमिट कर रहा है, निकाल रहा है। जैसे आपका सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर प्लस आ जाता है। ठीक है ना, तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, ये पाई मेसॉन अगर आपके पास क्या आता है,
यहां माइनस में अगर इमिट करेगा तो यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और अगर आपका प्लस में इमिट करेगा तो क्या होगा, आपका यहां माइनस आएगा। समझिए इस चीज को, जैसे सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है ये, तो इलेक्ट्रॉन को देता है, तो जिसको देता है आपका उस पर क्या आता है, माइनस आता है ये, तो इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है तो वहां पे प्लस आता है, अगर प्रोटॉन निकल के जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा। तो अगर यहाँ पे मैंने यही कहा है कि पाई मेसॉन प्लस भी होता है, तो आपका पाई मेसॉन को इमिट करता है ये, तो पाई मेसॉन जब निकलेगा यहाँ से तो यहाँ पे क्या आता है, ये न्यूक्लियस के अंदर, मतलब जो न्यूट्रॉन के अंदर माइनस चार्ज आ जाता है, ये क्या आ जाता है, ये माइनस चार्ज आ जाता है किसके अंदर, जो आपका न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये क्या है, ये माइनस, यानी जो न्यूट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम नहीं, आपका न्यूक्लियर मोमेंटम जो आता है, ये आपका क्या है, प्रोटॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये क्या है, न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, जिसकी वैल्यू माइनस में आती है 1.91 आपका म्यूएन। यानी इसमें हम क्या करें, म्यूएन में जो कि आपका न्यूक्लियस का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था, न्यूक्लियस के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे जब इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इतना मिलता है। ठीक है, तो निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो आपका निगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो आपके पास न्यूट्रॉन है वो इमिट करता है पाई मेसॉन को। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जल्दी समझ नहीं आता आपको। हमने क्या बोला, ओवरऑल एक बार फिर से समझते हैं कि न्यूक्लियस के स्पिन की वजह से हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लियस के स्पिन की वजह से आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है, जिसको न्यूक्लियर मैग्नेटॉन कहते हैं, जिसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन पर तो चार्ज है, तो उसमें जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है वो इतना आता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन इसमें क्या है प्रॉब्लम, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन क्या करता है, पाई मेसॉन को इमिट करता है, तो जब ये इमिट करता है तो पाई मेसॉन जो होता है वो आपका उस पर चार्ज होता है, तो जब ये वहां से निकलेगा तो आपके पास क्या आएगा, इस पर भी चार्ज आ जाएगा, और जब इस पर चार्ज आ जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, और वो लगातार घूम रहा है। ठीक है, यानी स्पिन भी कर रहा है और आपका रोटेट भी कर रहा है, इस वजह से इसमें क्या आ जाएगा, आपका इसमें भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट न्यूट्रॉन का आपके पास इतना आता है। यहां पे मैं एक लास्ट लाइन बोल रहा हूं कि निगेटिव साइन क्या शो करता है, निगेटिव साइन आपका पाई मेसॉन के इमिशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपने लिखा होगा, यहां तक आपने लिखा होगा म्यू एन इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका, लाइन चेंज करेंगे, इट इज एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट it is experimentally observed that mu p मतलब डायपोल मोमेंट ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इतना, एंड म्यू एन, एंड आगे लगा लीजिएगा, एंड म्यू एन बराबर -1.91 म्यू एन। ठीक है, तो लाइन चेंज करके लिखेंगे, द निगेटिव साइन इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है, न्यूट्रॉन इमिट्स पाई मेसॉन, न्यूट्रॉन इमिट्स पाई मेसॉन, न्यूट्रॉन किसको इमिट करता है, पाई मेसॉन को। ठीक है, तो न्यूक्लियर स्पिन के बारे में हमको जितना आ रहा था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप वीडियो को एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देखिएगा, इसके बावजूद अगर नहीं समझ में आता है तो आप जब ऑफलाइन में आएंगे तो हमसे जरूर पूछ लेंगे, सर ये पॉइंट हमको समझ नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें देखो बताई नहीं जाती हैं। ठीक है, तो आप जितना हमने खोजा, जितना हमको मिला, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करते हम लोग, बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अब देख लीजिएगा ये कभी पूछा है कि नहीं पूछा है, पूछा हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पूछेगा तो आप छोड़ दीजिएगा इसको। देखो बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका किसी
मतलब लाइट पार्टिकल के मास की वैल्यू को फाइंड करता है। नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो क्या कहेंगे आपका, बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपका रिलेटिव अबंडेंस, मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनकी मात्रा कितनी है वो बताता है। इसके बाद उन पार्टिकल्स के मास की वैल्यू को भी फाइंड करता है। फिर से समझिए मैंने क्या बोला, कि किसी भी सैंपल में, जैसे कोई भी आपके पास मटेरियल आपने लिया, उस मटेरियल में मास की अबंडेंस को बताता है, उसकी मात्रा को बताता है, दूसरा उसके मास की वैल्यू को भी फाइंड करता है। ठीक है, ओवरऑल फिर से समझेंगे। बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसी सैंपल के अंदर, मतलब कोई भी सैंपल, जैसे मान लिया कि ये लिया आपने, ठीक है ना, इसमें आपका ये रिलेटिव अबंडेंस की मात्रा को बताता है, यानी इस पदार्थ में आपका पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, दूसरे पदार्थ में पदार्थ की मात्रा क्या होगी, तीसरे पदार्थ में पदार्थ की मात्रा क्या होगी, उसको बताता है, जिसको बोला आपने रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है ये, इसके अंदर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनके मास को भी फाइंड करता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग, बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ is an instrument Bell Bridge mass spectrograph is an instrument used to measure relative abundance ABUNDANCE relative abundance and mass of isotopes। आप पढ़े होंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। मास ऑफ आइसोटोप्स इन अ सैंपल, आइसोटोप्स के मास को किसी भी सैंपल में मेजर करता है। जैसे कोई भी सैंपल है, ठीक है, उसमें आइसोटोप्स के मास को मेजर करता है। ठीक है, फिर सुन लीजिए मैंने क्या बोला, बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ is an instrument used to measure relative abundance and mass of isotopes in a sample। किसी एक सैंपल में आइसोटोप्स के मास को मेजर करता है। ठीक है, हेडिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है, लिखिए, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ इज शोन इन फिगर बिलो। देखिए इसका ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या है जरा देखिए। सबसे पहले आपके पास ये सोर्स है, इसके साथ आपका 2 कोलुमिनेटर लगाया गया है। सोर्स ऑफ आयंस है ये, यहां से आपका आयंस जब चलेंगे तो इसको कोलुमिनेट करने के लिए मैंने 2 आपका स्लिट लगाया गया है, यानी 2 कोलुमिनेटर। यानी अगर आपका मान लीजिए कि अगर इधर कोई जाता है तो उसको रोक देगा, मतलब सीधे आपको बीम के फॉर्म में आपका आयंस जाएंगे ये। ठीक है ना, तो सोर्स ऑफ पॉजिटिव आयंस है ये। तो सोर्स ऑफ पॉजिटिव आयंस जब यहां से निकलेंगे तो बिल्कुल सीधा आपका मूव करने चाहिए। तो यह इस वजह से मैंने 2 कोलुमिनेटर लगाया हुआ है ये। तो कोलुमिनेटर का यहाँ काम है क्या कि एक कोलुमिनेटर सीधा करेगा। बाय द वे अगर मान लीजिए कि आपका और टेढ़ा है तो उसको सीधा करने के लिए मैंने क्या किया है, S2 को भी लगा दिया है। तो अब ये आपका कह लीजिए कि पॉजिटिव आयंस के बीम यहां से आपका ये क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे।
तो ये दूसरा वाला इसलिए लगा है, मान लीजिए कोई इधर जा रहा है तो उसको रोक देगा, जो सीधे जाएगा वही आपका इस बाहर आपका निकल पाएगा। फिर इसके बाद तो आपके पास सोर्स ऑफ पॉजिटिव आयन है इसके साथ आपका दो कोलिमिनेटर S1 और S2 है। ये आपके पास वेलोसिटी सेलेक्टर है, ठीक है ना। वेलोसिटी सेलेक्टर नाम दिया गया क्यों? क्योंकि एक डेफिनेट वेलोसिटी को ही ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, ठीक है। देखिए कैसे कह रहे हैं कि जो सोर्स ऑफ पॉजिटिव आयन है, ठीक है, वो आपका अनडिविजिबल। पहले वेलोसिटी सेलेक्टर में क्या है उस चीज को समझिए और वर्किंग में हम सारी चीजें आपको बताएंगे। तो आपके पास क्या है, ये एक रीजन है, इस रीजन में आपने एक मैग्नेटिक फील्ड आया है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए डॉट दिखाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखाया गया आपका, डॉट है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा आपका वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड, ऊपर होगा, ठीक है ना। प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। और फिर इसके बाद आपने दो प्लेट आपने रखा हुआ है P1 और P2। ये प्लेट P1 है और ये प्लेट P2 है। इस प्लेट को मैंने निगेटिव चार्ज दिया है, इस प्लेट को मैंने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है ये, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज है। तो आपका ये प्लस और ये माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है आपका, प्लस से माइनस की तरफ। देखिए ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये। तो वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर दो लोग हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये दोनों प्लेट आपका जनरेट करते हैं, और एक मैग्नेटिक फील्ड है आपका जो कि डॉट से दिखाया गया है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपका डॉट है, जिसका डायरेक्शन क्या होता है आपका, प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा आपका। यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर होगा। क्यों लिया गया है इस चीज को समझे। जैसे ही आपका ये पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन इसके अंदर पहुंचेगा, ध्यान से समझना, पॉजिटिवली चार्ज आयन इसके अंदर जब पहुंचेगा, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज इसके अंदर जब पहुंचेगा तो प्लस को ये क्या करेगा बताओ, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर लेके जाएगा। प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ऊपर लेके जाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस पर फोर्स लगाएगा, जिसका नाम क्या होगा, E=F/Q से निकाल लेंगे, F/Q से। तो Fe यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जिसका डायरेक्शन ऊपर होगा, ये Fe ऊपर हो जाएगा, Fe ऊपर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर क्या है आपके पास, इसी पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है। तो ये चारों उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर देते हैं और ये वेलोसिटी की तरफ करते हैं। तो ये ऐसे हो गया आपका, देखो थंब को वेलोसिटी की तरफ, वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, तो फोर्स किधर होगा, नीचे, ऐसे। यानी मैग्नेटिक फोर्स जो होगा आपका नीचे होगा, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है, ये Fm, ठीक है। अब आप ये बताइए, जो पॉजिटिव आयन इसके अंदर एंटर किया, वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर एंटर किया, ये बिना डेविएशन के पार कर जाएगा, बिना डेविएशन के पार कर जाएगा। कब, जब ये Fe की वैल्यू Fm के बराबर हो जाएगा। यानी जैसे इसके अंदर ये प्रवेश करेगा, इस पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे आपका फोर्स लगाएगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर चले जाएगा, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो मैग्नेटिक फील्ड ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो और मैग्नेटिक फील्ड हो, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर चला जाएगा, सॉरी पॉजिटिव आयन इधर चला जाएगा। लेकिन ये दोनों हैं, और यहां पे खासियत क्या है, Fe की वैल्यू Fm के बराबर है। इस वजह से इस पर लगने वाला फोर्स ऊपर और नीचे दोनों बराबर हो जाएगा, तो इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तब। तो ये बिना आपका डेविएशन के ये पार कर जाएगा, ठीक है ना। बिना डेविएशन के क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। लेकिन जिनकी वेलोसिटी v होगी वही पार करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि Fm की वैल्यू क्या होगी, QVB sin थीटा होती है, QVB sin थीटा। तो QVB यहां रख लेंगे, मतलब Fm=Fe, तो वहां से वेलोसिटी मिलेगा, वहां से वेलोसिटी मिलेगा। तो वेलोसिटी जब मिलेगा तो आपके पास क्या आएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। वेलोसिटी v आएगा E/b के बराबर आएगा, E/b के बराबर। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड V1 है, तो यहां पे आपके पास V1 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और इस यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके रेशियो के बराबर जिनकी वेलोसिटी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड B1 के अनुपात में, मतलब जब इसको बराबर करके सॉल्व करोगे तो यही वेलोसिटी आएगी। मैं भी वर्किंग में बताऊंगा। तो E/B1 यानी बहुत सारे आयंस यहां से निकलेंगे, तो जिनकी वेलोसिटी E/B1 के बराबर होगी वो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, और वो बिना डेविएशन के वो आगे चला जाएगा। अगर मान लो कि E/B की वैल्यू आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड, E/B की वैल्यू कितनी आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड, तो जितने भी पॉजिटिव आयन 5 मीटर पर सेकेंड वाले होंगे वो पार कर जाएंगे। ठीक है ना, और जितना उससे ज्यादा होगा या जितना उससे कम होगा, अगर ज्यादा है, ज्यादा का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाएगा, अगर कम है तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला जाएगा। तो फाइनली तुम क्या समझो हो कि वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब यही होता है कि ये डेफिनेट मतलब जो आपका यहां से बहुत सारे आयंस निकले अलग अलग स्पीड से, तो केवल ये उसी को जाने देगा जिनकी वेलोसिटी कितने के बराबर होगी, E/B की B1 के बराबर होगी। E कौन है, ये इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, B1 कौन है, इस रीजन के अंदर तुमने मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाया है। इनके अनुपात के बराबर जिनकी वेलोसिटी होगी, इनके अनुपात के बराबर जिनकी वेलोसिटी होगी, मानो 100 आयन है निकले, अगर 10 की वेलोसिटी E/B1 के बराबर है तो 10 ही पार कर पाएगा, और बाकी क्या होंगे आपके, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चले जाएंगे, चाहे मतलब इस प्लेट की तरफ चले जाएंगे, चाहे आपका उस प्लेट की तरफ चले जाएंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप मतलब मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ आपका डेविएट कर जाएंगे। इसी को वेलोसिटी सेलेक्टर कहा जाता है। तो ये वेलोसिटी सेलेक्टर डेफिनेट वेलोसिटी को क्या करता है, पार करते देता है, और बाकी को क्या करता है, रोक देता है। आगे बढ़ेगा जब ये, तो ये चेंबर है आपका, फोटोग्राफिक प्लेट आपका, इस वैक्यूम चेंबर में एक मैग्नेटिक फील्ड B2 लगाया है तुमने। मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाया है, B2, और ये B2 क्या करेगा आपका, यहां पे आपका जैसे ही प्रवेश करेगा तो अब यहां पर केवल मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, ऊपर है ये। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी कैसे, ऐसे वेलोसिटी ऐसे है। ठीक है, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, नीचे चला जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा आपका नीचे की साइड हो जाएगा आपका। समझ ही नहीं आ रहा है आपको। देखो ये वेलोसिटी हो गया, ये जो आपके डिफरेंट पॉजिटिव आयंस इसके अंदर पहुंचेंगे इस चेंबर के अंदर, ये आपका क्या है, ये वेलोसिटी हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड इस चेंबर के अंदर B2 इधर है। ठीक है, तो ये फोर्स किधर होगा, नीचे की साइड, और फोर्स क्या, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऐसे है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो जब ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तो आप हमको ये बताओ, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, वेलोसिटी ऐसे, तो इनका जो पाथ होता है वो सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है ना, इनका पाथ क्या होगा आपका, सर्कुलर हो जाएगा ये। ठीक है, और पाथ सर्कुलर होगा, इसके साथ साथ उनका रास्ता भी अलग होगा। मैं डिसाइड करके बताऊंगा कि वेलोसिटी भी, सभी की वेलोसिटी भी होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी का चार्ज जो है वो सेम हो, सॉरी सभी का चार्ज भी मान लीजिए सेम है, लेकिन सबका मास जरूरी नहीं है कि सेम हो। ठीक है ना, मैं इस चीज को भी प्रूव करके दिखाऊंगा। अलग अलग मास के, अगर एक लाइन फिर से आप समझिए, जब यहां तो समझ में आ गया कि केवल v वेलोसिटी के पॉजिटिव आयन ही इसके अंदर पहुंचेंगे। ठीक है, तो जब वेलोसिटी ऐसे हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस पर नेट फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। लेकिन ये जितने भी मान लो 10 आयन यहां पे अंदर गए थे, तो जरूरी नहीं है कि उनके मास क्या हो, बराबर हो। वेलोसिटी तो बराबर होगी, लेकिन मास जरूरी नहीं कि बराबर हो। उनके मास की वजह से इनका जो रास्ता है वो अलग अलग हो जाएगा। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर चले जाएंगे और हम मास को फाइंड कर लेंगे। कैसे मास को फाइंड करेंगे, अभी इसकी वर्किंग को में हम आपको बताएंगे। तो पहले वीडियो को पॉज करिए आप, और अच्छे से फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे। चलिए, लाइन फिगर के नीचे लिखेंगे आप द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, थोड़ा तेज लिखिएगा क्योंकि टाइम लिमिट आ गया है। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। नंबर 1 सोर्स, नंबर 1 सोर्स,
अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव आयन, अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव आयन ब्रैकेट में यस, अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव आयन ब्रैकेट में यस, with two colliminating slits, with two colliminating slits S1 and S2, with two colliminating slits S1 and S2 as shown in figure, as shown in figure. नंबर 2 हेडिंग करेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर रफ में लिख लीजिएगा थोड़ा तेजी से, फिर इसके बाद फेयर करिएगा। वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर किसको कंसिस्ट कर लिखिएगा? इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या है आपका? ऊपर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और वेलोसिटी भी क्या है? वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर है। एंड वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, is also perpendicular to, is also perpendicular to किसके किसके? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। ठीक है। नंबर 3 वैक्यूम चेंबर, वैक्यूम चेंबर, वैक्यूम चेंबर। तो वैक्यूम चेंबर में क्या है आपका? एक मैग्नेटिक फील्ड B2 है, और एक आपका क्या है? ये चेंबर है, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट है। चेंबर डी में मैग्नेटिक फील्ड है और फोटोग्राफिक प्लेट है। लिखिए इट कंसिस्ट ऑफ चेंबर, इट कंसिस्ट ऑफ चेंबर कैपिटल डी, कैपिटल डी, इन विच अ मैग्नेटिक फील्ड B2, in which a magnetic field B2 perpendicular to plane, plane के perpendicular है upward, perpendicular to plane, perpendicular to plane in upward direction, in upward direction। उस समय लिखिए a photographic plate, a photographic plate, a photographic plate is fixed, fixed किया गया है on the wall of chamber, a photographic plate is fixed on the wall of chamber, on the wall of chamber on which, जिस पर आइसोटोप जाकर के इंसिडेंट करते हैं। आइसोटोप का मतलब क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग हो, ठीक है ना, उनको आइसोटोप कहा जाता है। तो अलग अलग मास के आयंस क्या करेंगे? इस पर जाकर के टकराएंगे, ठीक है। ऑन क्या लिखे हम लोग? अ फोटोग्राफिक प्लेट इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ चेंबर ऑन विच, जिस पर कौन टकराएंगे? ऑन विच आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट मासेस, isotopes of different masses are incident, are incident। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया आपका। फिर इसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन में मेन पार्ट्स क्या है वो हो गया आपके। हम आपको कल की क्लास में आपको बताएंगे कि इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है। तो आज के लिए इतना है। हेलो बच्चों, आज हम आपको वेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ का वर्किंग बताएंगे। ऑलरेडी इसमें वर्किंग मैंने बता ही दिया था, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमारे पास क्या है, ये सोर्स ऑफ पॉजिटिव आयन है, ठीक है। ये डिफरेंट मास के आयंस क्या करते हैं, इस स्लिट S1 और S2 से होते हुए आपका वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर पहुंचते हैं। तो अगर आपके पास कोई पॉजिटिव आयन इसके अंदर पहुंचता है
तो ये पॉजिटिव आयन दो फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, जिसमें एक मैग्नेटिक फोर्स होता है और ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है आपका F इज इक्वल्स टू क्यू ई, जिसका डायरेक्शन ऊपर होगा। Fm की वैल्यू यहाँ V1 हो जाएगा। Fm इज इक्वल्स टू क्यू वी, वेलोसिटी हो गया V1 sin 90, कितना होगा आपका sin 90। कैसे 90 है, देखो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ऊपर, तो V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इस वजह से फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, ये वेलोसिटी हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, नीचे होगा, ये फोर्स हो गया आपका, ठीक है, तो sin 90 हो गया। अब आप कहेंगे कि सर Fe इज इक्वल्स टू Fm, मैंने कहा कि अगर Fe की वैल्यू इस मतलब इस पॉजिटिव आयन पर Fe की वैल्यू Fm के बराबर हो, Fe की वैल्यू Fm के बराबर हो, ठीक है, तो देखो क्या आता है, Fe की वैल्यू Fm के बराबर हो। Fe कितना है मेरे पास, QE इज इक्वल्स टू QVB sin 90, तो देखो Q से Q कट जाएगा, वेलोसिटी निकाल, अच्छा V1 हो जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू E अपॉन V1, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत सारे आयंस इसके अंदर पहुंचे, जिन आयन की वेलोसिटी इतनी होगी, कितने के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर होगी, उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो का मतलब वो बिना डेविएशन को पार कर जाएंगे। लेकिन जिनकी वेलोसिटी E अपॉन V1 से कम होगी या ज्यादा होगी, वो आपका चाहे तो इस साइड चले जाएंगे, चाहे मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चले जाएंगे, चाहे आपका मैग्नेटिक फोर्स की तरफ चले जाएंगे, या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चले जाएंगे, यानी वो आपका सीधे नहीं जा पाएंगे। और यहां पे तुमने एक स्लिट रखा है, देखो ये आपका चेंबर में एक होल किया हुआ है तुमने, ये स्लिट आपका S3 है, तो जो बिना डेविएशन के जाएंगे वो स्लिट के अंदर पार कर जाएंगे, और जो आपका डेविएट कर जाएंगे वो इसकी वॉल से टकरा जाएंगे, वो अंदर इस चेंबर के अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। तो इतना पहले काम कर लेते हैं। आप फिगर ड्रॉ किए होंगे, लिखते हैं, हेडिंग करेंगे वर्किंग। वर्किंग में लिखिएगा, द पॉजिटिव आयन ऑफ डिफरेंट मासेस, the positive ion of different masses, the positive ion of different masses moving with different velocity, moving with different velocity, moving with different velocity, enter in velocity selector। कहां प्रवेश करते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर, इंटर इन velocity selector, enter in velocity selector। तो सवाल लिखेंगे, the different positive ions, the different positive ions are undeviated, the different positive ions are undeviated, the different positive ions are undeviated। और ये संभव कब है, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ओनली व्हेन, कब होगा ऐसा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स both are equal and opposite, both are equal and opposite, that is F is equals to Fm, ये बराबर QE, QVB1 sin 90, तो V बराबर क्या आ जाएगा, E अपॉन V1, ठीक है। कंप्लीट करिए जल्दी से। देखो इसमें ये वेलोसिटी का डायरेक्शन बताया गया है, और ये डिफरेंट डिफरेंट मास के ये पार्टिकल्स इसमें जाकर के फोटोग्राफिक प्लेट पर फॉल करेंगे। हो गया ये, चलिए नीचे लिखिए, द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन इज सिलेक्टेड, द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन इज सिलेक्टेड बाई, कौन सिलेक्ट करेगा, बाई वेलोसिटी सिलेक्टर, मतलब कुछ को बिना डेविएशन के पार होने देगा, कुछ को डेविएट कर देगा,
velocity of positive ions is selected by velocity selector उस सवाल लिखिए। दीज आइसोटोप्स का मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। दीज आइसोटोप्स इंटर इन वैक्यूम चेंबर। दीज आइसोटोप्स इंटर इन वैक्यूम चेंबर, ब्रैकेट में कैपिटल डी, वैक्यूम चेंबर। वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज B2, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B2 है। वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज B2, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज B2। उस सवाल लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस वजह से इसका जो पाथ है वो सर्कुलर हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ, उस सवाल लिखिए द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B2, is perpendicular to, velocity of positive ion is perpendicular to magnetic field B2, perpendicular to magnetic field B2. So path of positive ion becomes circular. पॉजिटिव आयन का जो पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर होगा। और कहेंगे सर अलग अलग क्यों होगा, अभी मैं बताता हूं। पाथ ऑफ पॉजिटिव आयन बिकम सर्कुलर। अब सर्कुलर किस वजह से होता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मैग्नेटिक फील्ड से प्राप्त होता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स से। लाइन चेंज करिए, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि पाथ सर्कुलर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, मतलब अभिकेंद्र बल काम करेगा। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई magnetic force, is provided by magnetic force, that is तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या होता है, mv² बाई आर, mv² बाई आर बराबर qvb साइन थीटा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स qvb2 होगा। साइन 90 का है 90, ये इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। तो यहां से हम क्या निकालना चाहेंगे, मास निकालना चाहेंगे, ठीक है ना। क्या निकालना चाहेंगे हम लोग, मास को निकालना चाहेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, पहले देखो एक V से V कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा M इज इक्वल्स टू Q रहेगा ये B2 R, QB2 R। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, यहां पर चाहे तो आप V, इसके बाद आपके पास M है अपॉन टोटल V हो जाएगा, ठीक है। और V की वैल्यू मेरे पास है, V की वैल्यू क्या है, E बाई ऑफ B1, E बाई ऑफ B1 वैल्यू रख लेंगे। तो मास आपके पास आएगा QB2 R अपॉन R क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, E अपॉन B1, तो इसको ऊपर कर लेंगे। तो M इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास, Q B1 B2 R अपॉन कैपिटल E, ठीक है। Q B1 B2 R अपॉन E। आप ऐसे समझो, देखो R की वैल्यू, देखो M की वैल्यू R पर डिपेंड करती है या R की वैल्यू M पर डिपेंड करती है। जैसे R अगर हम यहां से निकालते तो R की वैल्यू क्या आती है, ME अपॉन Q B1 B2 आता। तो R की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास के। तो मास जितना ज्यादा होगा, जिस आयन का मास ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, जिस आयन का मास ज्यादा होगा उसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा।
जिसका मास कम होगा उसका रेडियस कम होगा, ठीक है ना। इस वजह से अलग अलग आइसोटोप्स, मतलब अलग अलग मास के जो आइसोटोप्स मतलब क्या है, आयंस के अलग अलग मास है ना, तो अलग अलग मास का जो रास्ता होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो ये हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उन आयंस के मास को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करोगे, पहले चार्ज लिखोगे, ठीक है ना। आयन पर चार्ज कितना है, चार्ज सबका सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर सबका सेम है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम है, मैग्नेटिक फील्ड V1 V2 हमको पता रहेगी, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता रहेगी। अब रेडियस हम निकालेंगे यहां से, अलग अलग रेडियस, अलग अलग आयंस के रेडियस को हम लोग निकालेंगे। ये निकलेगा मतलब ये पता रहेगा, तब हम क्या करेंगे, उसके मास को निकालेंगे। तो यही आपका क्या है, वर्किंग है किसका, बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ का, ठीक है ना। तो लाइन चेंज करके लिख लीजिए, फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन फाइंड द मास ऑफ आइसोटोप्स या मास ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव आयंस। वीडियो पॉज करके पहले इसको कंप्लीट कर लो, कंप्लीट नहीं किया होगा, हमको मालूम है, लिखे होंगे ना। सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज mv²। वीडियो पॉज करके इतना कंप्लीट कर लो पहले, ठीक है। नीचे लिखोगे, फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन फाइंड द मास ऑफ different positive ion, the mass of different positive ion, mass of different positive ions। उस सब लिखे, this is the working of Bain-Bridge mass spectrograph, Bain-Bridge mass spectrograph, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिए, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है ना। कल की क्लास में हम आपको बताएंगे शायद, हाँ, न्यूक्लियर मॉडल है, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर मॉडल क्या होता है, जिसमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल है आपका, ठीक है ना, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे।